चले प्यारे विद्यार्थियों, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्किल पॉइंट जीके पर एक बार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो चलिए, आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए आधुनिक भारत से महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ एक बार फिर मैं एम चक्रवर्ती आप सभी को पेन पेपर के साथ आमंत्रित कर रहा हूं। तो आप लोग पेन पेपर के साथ रेडी हो जाइए, अपना एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, रिवीजन करते हुए चलेंगे और साथ साथ जहां पर आपको दिक्कत होगा वहां पर नोट करके भी आप लोग लिख लीजिएगा और उसके बाद आप लोग इसे अच्छी तरीके से याद कर लें ताकि अगर आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल बनते हैं तो छूटे नहीं। तो आधुनिक भारत का हम लोग टॉपिक लेकर आए हैं राज हड़प नीति, सहायक संधि। ध्यान दीजिएगा, सहायक संधि, राज हड़प नीति जिसको व्यवगत सिद्धांत भी कहते हैं, और कुछ प्रमुख आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे और उसी के समानांतर में कुछ प्रमुख घटना भी हुआ था विश्व इतिहास और भारतीय इतिहास में, उसको भी हम लोग साथ साथ देखते चलेंगे। तो आज का टॉपिक आधुनिक भारत से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बच्चों, आप लोग वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों दोस्तों के बीच इसे शेयर कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हम लोग अपने पहले टॉपिक की ओर और इसका प्रॉपर आप लोग पेन पेपर के साथ रेडी रहिए, नोट्स बनाते हुए चलेंगे साथ साथ ही। ये नहीं कि अभी देख लिए बाद में समय बर्बाद नहीं करना, एक ही साथ आप दोनों काम करते हुए चलेंगे। तो चलिए पहला पॉइंट हम लिए हैं सहायक संधि। क्या लिए हैं? सहायक संधि। तो ध्यान दीजिएगा, सहायक संधि का क्या अर्थ होता है? तो सहायक संधि का समान अर्थ होता है दो या दो से अधिक शक्तियों के बीच अपनी सुरक्षा हेतु आपसी समझौता करना। सहायक संधि का समान अर्थ क्या हो जाएगा? दो या दो से अधिक शक्तियों या राज्यों के बीच आपसी सुरक्षा के लिए आपसी समझौता करना। ठीक है ना, अपनी सुरक्षा के लिए आपसी समझौता करना, ये सहायक संधि का लक्ष्य होता है। लेकिन भारत में इसका उल्टा रहा। लेकिन भारत में सहायक संधि के तहत, यह सहायक संधि के द्वारा अब रियासतों की वास्तविक संप्रभुता का हनन किया जाने लगता है अंग्रेजों के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। भारत में सहायक संधि के द्वारा अब रियासतों की वास्तविक संप्रभुता का हनन किया जाने लगता। संप्रभुता कहने का अर्थ यह हो गया कि आप अपने आंतरिक और बाह्य फैसले आप स्वयं नहीं लेंगे, आपके फैसले कौन लेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी। आपकी संप्रभुता को ईस्ट इंडिया कंपनी ने समाप्त कर दिया। अब देखेंगे सहायक संधि पूछेगा कि कौन लाया, तो लॉर्ड वेलेजली 1798 ईस्वी में सहायक संधि भारत में लेकर आता कौन है? लॉर्ड वेलेजली 1798 में। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सहायक संधि वेलेजली से भी पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले लेकर आता, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। लेकिन डुप्ले जो लाया था वो ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हुआ, ज्यादा प्रसिद्ध लॉर्ड वेलेजली। तो ऐसे कह देगा कि सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? तो डुप्ले था। सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? डुप्ले। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से सहायक संधि कौन लेकर आता? लॉर्ड वेलेजली 1798 ईस्वी में, 1798। अब ध्यान दीजिएगा, नोट करके दूसरा, इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। कहेगा कहां के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया? तो इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। कुछ इतिहासकारों ने कंपनी के किस गवर्नर जनरल को कंपनी का अकबर कहा है? कुछ इतिहासकार है जो कंपनी के किस गवर्नर जनरल को कंपनी का अकबर कहा है? तो लॉर्ड वेलेजली को। किसको कहा है? लॉर्ड वेलेजली को कहा है। अब आप क्वेश्चन यहां पर देखेंगे, सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य कौन कौन थे? आपसे कह देगा निम्न में से कौन सा राज्य सहायक संधि स्वीकार किया था? तो इसमें से कूट बनाकर आपको दे सकता है, या कोई एक राज्य का नाम दे देगा, यह हो सकता है कि दो या तीन देगा तो कूट बना देगा केवल एक, केवल दो। तो इस सबका नाम डेट के साथ आपको याद रखना, मिलान करने के लिए भी आता है। जैसे बिहार दरोगा का परीक्षा देंगे, बीपीएससी पीटी दीजिए, तो वहां इस तरीके के प्रश्न आपको अक्सर बनते हैं। तो आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें बच्चे, इसे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य में आते हैं सबसे पहले हैदराबाद। इसको निजाम के नाम से भी जाना जाता था। ध्यान दीजिएगा, हैदराबाद को पूर्व में निजाम के नाम से भी जाना जाता था। हैदराबाद को 1798 और 1800 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार किया। ठीक है, हैदराबाद 1798 और 1800 ईस्वी, 1798 और 1800। मैसूर 1799, मैसूर 1799।
तंजौर 1799, अवध 1801, अवध 1801 कहेगा अवध सहायक संधि को स्वीकार कब किया? 1801 में। तंजौर सहायक संधि कब स्वीकार करता है? 1799 में। मैसूर कब करता है? 1799 में। आप जानते होंगे चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण यही था कि टीपू सुल्तान सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था, तो उसको युद्ध लड़ना पड़ा जिसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है। तो उसके बाद आपको इसको ध्यान दीजिएगा अपनाना पड़ा, ठीक है। मैसूर को तो हड़प लिया गया या सहायक संधि के तहत मिला लिया गया मैसूर को 1799 में। हैदराबाद 1798 और 1800, पेशवा 1802, पेशवा 1802, भोसले और सिंधिया 1803, भोसले और सिंधिया 1803। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाले 7 प्रांत 7 राज्य थे, आप याद कर लीजिएगा, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले और सिंधिया। अब इसी में अगला टॉपिक हम लोग देख रहे हैं व्यापगत सिद्धांत, इसी को कहते हैं राज हड़प नीति। व्यापगत सिद्धांत मिल जाइए या आपको जबरदस्ती हड़प लिया जाएगा, राज हड़प नीति, ठीक है। व्यापगत सिद्धांत या राज हड़प नीति, इसे गोद निषेध का भी संज्ञा दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। कहेगा व्यापगत सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं? तो गोद निषेध। गोद निषेध कहने का अर्थ ये हुआ बच्चों, ध्यान दीजिएगा, कि आपको बारिश अगर नहीं है, आपका कोई बारिश नहीं है, तो आप अगर गोद लेते हैं, दत्तक पुत्र लेते हैं, गोद लेते हैं, तो उसको मान्यता नहीं देगा, ईस्ट इंडिया कंपनी में वो राज मिला लिया जाएगा। तो इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा? गोद निषेध भी दिया गया नाम इसका। अब आपसे कहेगा व्यापगत सिद्धांत भारत में कौन लेकर आएगा? लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी में। व्यापगत सिद्धांत भारत में कौन लेकर आता है? लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी में। याद रखेंगे व्यापगत सिद्धांत या राज हड़प नीति कई बार एग्जाम में पूछा, लेकर कौन आया है? लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी में, 1848। अब कहेगा व्यापगत सिद्धांत को समाप्त कौन कर देता है? लॉर्ड कैनिंग करता है 1858 में। लॉर्ड कैनिंग करता 1858 में महारानी विक्टोरिया के आदेश पर, महारानी विक्टोरिया के आदेश पर। 1857 के क्रांति के बाद जो ब्रिटिश शासन है, वो ब्रिटिश की रानी वहां से शासन चलाने लगते हैं सामग्री के रूप में, और जो भारत के गवर्नर जनरल है, ध्यान दीजिएगा, भारत का जो गवर्नर जनरल था उस पद को समाप्त करके भारत का वायसराय बनाया गया। तो उस कारण उस अनुसार भारत का प्रथम वायसराय कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग। और इसने व्यापगत सिद्धांत या राज हड़प नीति को समाप्त करता महारानी विक्टोरिया के आदेश पर। लाया कौन है? डलहौजी 1848 में, समाप्त हुआ 1858 में, 1857 की क्रांति के जस्ट 1 साल बाद। अब देखेंगे डलहौजी द्वारा विलय किया गया राज। अब डलहौजी किस किस राज्य को विलय किया है इसको एक बार देख लीजिए काफी अच्छे तरीके से। सतारा जो कि महाराष्ट्र में पड़ता 1848 में विलय किया गया। सतारा का विलय कब किया गया? 1848 में। कहां पड़ेगा? तो महाराष्ट्र में। जैतपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश, जैतपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और संबलपुर उड़ीसा, संबलपुर उड़ीसा, ये दोनों को 1849 में विलय किया गया डलहौजी के व्यापगत सिद्धांत के तहत। जैतपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, संबलपुर उड़ीसा कहां पड़ेगा? उड़ीसा समझ रहे, संबलपुर उड़ीसा, ये दोनों को किया गया 1849 में। 1849 में, हालांकि 1849 में जो उड़ीसा था वो बंगाल के अंतर्गत था। किसके अंतर्गत? बंगाल के अंतर्गत आता था। तो सतारा महाराष्ट्र 1848, जैतपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में 1849, संबलपुर उड़ीसा में 1849 में। बाघाट जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, बाघाट कहां? हिमाचल प्रदेश, 1850 में विलय किया गया। बाघाट हिमाचल प्रदेश में है। कब इसका विलय किया गया? 1850 में। उदयपुर जो कि मध्य प्रदेश में, उदयपुर कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। 1852 ईस्वी में इसका विलय किया गया। कहेगा डलहौजी के विलय नीति के तहत उदयपुर जो कि मध्य प्रदेश में कब विलय किया गया? 1852 में। 1852 में। झांसी जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ेगा 1853 में विलय किया गया। झांसी कहां? उत्तर प्रदेश, 1853 में। नागपुर सभी जानते होंगे महाराष्ट्र में आता है, 1854 में इसका विलय किया गया। नागपुर का विलय कब किया गया? 1854। नागपुर आएगा कहां? महाराष्ट्र के अंतर्गत। करौली राजस्थान में आता है। करौली कहां आएगा? राजस्थान में, 1855 ईस्वी में। करौली का कब किया गया? 1855। कहां आता है? राजस्थान में आएगा। अवध, ध्यान दीजिएगा, अवध को कुशासन का आरोप लगाकर, हालांकि
अवध को 1856 में मिला तो लिया गया था, हड़प लिया गया था, लेकिन किस आधार पर? तो कुशासन का आरोप लगाकर, यह भी ध्यान रखेगा कि अवध को कब हड़प लिया गया? 1856 में। किस अनुसार? तो कुशासन का आरोप लगाकर। किसका आरोप लगाकर? कुशासन का आरोप लगाकर, यह याद रखेंगे। और अवध का प्रथम नवाब आपसे पूछता है तो सआदत खां। अवध का प्रथम नवाब कौन? सआदत खां। और अवध का अंतिम नवाब कौन? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह इन्हीं की पत्नी थी, आपको पता होना चाहिए, हजरत बेगम महल। हजरत बेगम महल जो कि 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व संभालती है। तो अवध 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर हड़पा गया। प्रथम नवाब सआदत खां और अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, याद रखेंगे। अगला एक नोट में आपको दिया है, अस्थायी समझौता भारत में कौन लाया था? अस्थायी समझौता पूछेगा कौन लाया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थायी समझौता कौन लाया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपसे सहायक संधि बोलेगा तो लॉर्ड बेलेजली। बेलेजली से पहले कौन? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। व्यापगत सिद्धांत कौन लेकर आया? तो डलहौजी। व्यापगत सिद्धांत कौन लेकर आया? लॉर्ड डलहौजी। और समाप्त कौन किया? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। अब देखते हैं महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रमुख आंदोलन। महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रमुख आंदोलन, पहला है चंपारण सत्याग्रह। कौन? चंपारण सत्याग्रह। बिहार के चंपारण जिला में नील की खेती न करने के कारण किसान एक आंदोलन चलाते हैं जिसका नाम क्या पड़ता है? चंपारण सत्याग्रह। इस सत्याग्रह को 3 कठिया पद्धति भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। इस कारण से चंपारण सत्याग्रह को 3 कठिया पद्धति के नाम से भी जानते हैं। 1917 में और महात्मा गांधी को जो पहचान भारत में मिलता है इसी बिहार के चंपारण सत्याग्रह से मिलता है। कहेगा महात्मा गांधी को बिहार आने का निमंत्रण चंपारण सत्याग्रह में कौन दिया था? एक किसान है राजकुमार शुक्ल, जिनका मुलाकात गांधी जी से 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होता है। और वहां गांधी जी अपनी बातों से राजकुमार शुक्ल को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और राजकुमार शुक्ल बिहार की गतिविधियों को उस समय चल जो नील आंदोलन, किसानों की दुर्दशा था, अवगत करवाते हैं और बिहार में उनको बुलाते हैं। और गांधी जी चंपारण सत्याग्रह कब चला? 1917 में, जिसका प्रसिद्धि हुआ गांधी जी का इसी से। खेड़ा सत्याग्रह टैक्स न देने के कारण किसानों को टैक्स देने से मना किए और खेड़ा सत्याग्रह जो कि गुजरात में पड़ता है खेड़ा, वहीं चलाए थे 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह कब? 1918 में। टैक्स न देने से संबंधित है, किसानों को मना किया कि आप टैक्स मत दीजिए अंग्रेजों को। अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ठीक है। गांधी जी के द्वारा पहला बार भूख हड़ताल कब किया गया? तो 1918 में। किसके लिए? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। वहां के जो वर्कर थे उनके मांग था कि कुछ पैसे में बढ़ोतरी की जाए और काम करने के समय को निश्चित किया जाए। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। खिलाफत आंदोलन 1919 में। हालांकि खिलाफत आंदोलन शौकत अली के द्वारा लाया जाता है, लेकिन उसके मुख्य नेता में कौन बने? महात्मा गांधी। 1919 में खिलाफत आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922। कहेगा असहयोग आंदोलन समाप्त किसके कारण, कौन घटना के कारण हुआ? तो चौरी चौरा घटना के कारण। 11 फरवरी 1922 को गांधी जी से वापस लेते हैं, लेकिन असहयोग आंदोलन चालू कब हुआ? 1920 में। चला कब तक? 1922 तक। हालांकि इसके बारे में फिर हम लोग डिटेल भी पढ़ेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन ध्यान दीजिएगा 1930 से 34। दांडी यात्रा 1930 और उसी समय दांडी यात्रा को समाप्त करके गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते हैं जो 1930 से 1934 तक चलता है। 1930 से 1934 तक। हालांकि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने से पहले ध्यान दीजिएगा, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी स्थगित कर देते हैं। लेकिन दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 जब लंदन गांधी जी जाते हैं, कहां जाते हैं? लंदन, और वो असफल होता है तो गांधी जी फिर आते हैं और भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत करते हैं। लेकिन जो 1930 में जोश जनता का था वो जोश बाद में नहीं दिख सका, अंततः 1934 में समाप्त हो जाता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934, 1930 से 1934। बच्चों एकदम एक एक पॉइंट को आप ध्यान करते चलिएगा, नोट करते हुए चलिएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अब भारत छोड़ो आंदोलन पर एक पूरा डीप क्लास आपको लिया गया है, प्लेलिस्ट से जाइएगा। अगर जो विद्यार्थी भारत छोड़ो आंदोलन को नहीं देखे, इसके बारे में पूरा आपको हम समझा दिए। भारत छोड़ो आंदोलन कब पारित हुआ, कब उसको हुआ, किस नेता को कहां गिरफ्तार, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन से पूरा क्वेश्चन आपको करवा दिया गया है। तो एक आप लोग जिनका छूटा हुआ वो देख लेंगे। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी। गांधी इरविन समझौता, गांधी और
लॉर्ड इरविन के बीच में दिल्ली में समझौता हुआ 1931 में। तो गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के भी नाम से जानते हैं। कहेगा दिल्ली समझौता गांधी और किसके बीच हुआ था, तो लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था 1931 में। पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच 1932 में पूना के यरवादा जेल में। गांधी जी उस समय पूना के यरवादा जेल में बंद थे। ये ध्यान दीजिएगा असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण ही इनको बंद करके रख दिया गया था। तो पूना समझौता कब होता है, 1932 में। किसके बीच होता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना के यरवादा जेल में। अब कुछ प्रमुख घटना हम लोग देख लेते हैं। रॉलेट एक्ट आपसे पूछेगा कब आया, 1919 में। रॉलेट एक्ट का अध्यक्ष था सिडनी रॉलेट। कहेगा रॉलेट एक्ट का अध्यक्ष कौन था, सिडनी रॉलेट। इसको काला कानून के नाम से भी जानते हैं। रॉलेट एक्ट को किसके नाम से, काला कानून। ना वकील, ना अपील, ना दलील, पालावी कानून किसे कहेंगे, रॉलेट एक्ट को कहेंगे। 1919 में आया था। रॉलेट एक्ट का अध्यक्ष पूछेगा कौन, तो सिडनी रॉलेट। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। क्वेश्चन को पूछेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए कौन समिति आया था, तो हंटर समिति आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए कौन सा समिति आया, हंटर समिति का गठन किया गया था। चौरी चौरा कांड 1922, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला। चौरी चौरा कांड 1922, 5 फरवरी 1922 को। इसी चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन गांधी जी वापस लिए थे। चौरी चौरा कांड कहां पड़ेगा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी। चलिए, स्वराज पार्टी का स्थापना मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा 1923 में। स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा किया गया था। साइमन कमीशन का गठन पूछेगा तो 1927 में। साइमन कमीशन का गठन 1927 में। साइमन कमीशन भारत का पहुंचा 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन का गठन कब होता है, 1927। साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन है, जॉर्ज साइमन। साइमन कमीशन में मेंबर कितने, 7 मेंबर। साइमन कमीशन में टोटल मेंबर कितने, 7 मेंबर। इसी कारण 7 अंग्रेज, इसी कारण साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया। कहेगा किस कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन कहा गया, तो साइमन कमीशन। गठन कब होता, 1927। भारत कब पहुंचा, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ, 1928 में। नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ, 1928 में। गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा। ध्यान दीजिएगा, गोलमेज सम्मेलन प्रथम, गोलमेज सम्मेलन द्वितीय और गोलमेज सम्मेलन तृतीय लगातार है। 1930 में पहला, 31 में दूसरा और 32 में तीसरा। कहेगा कांग्रेस किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेता है, तो दूसरा 1931। प्रतिनिधि बन के कौन जाएंगे, महात्मा गांधी। कहेगा कांग्रेस किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में। कौन प्रतिनिधि बन के गए, महात्मा गांधी। SS राजपूताना जहाज से गए थे। क्वेश्चन भी कहता है कि महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के किस जहाज से गए हैं, तो SS राजपूताना जहाज से, वो कहे थे लंदन। तो 1931 में पहला, तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में, तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। 1930, 31, 32। आपसे क्वेश्चन कर देगा, ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन कर देगा गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कौन किए थे, तो ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। गोलमेज सम्मेलन 30, 31 और 32 में हुआ था। कहेगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज प्रताप सुप्रू। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय भीमराव अंबेडकर और तेज प्रताप सुप्रू थे। अगस्त प्रस्ताव 1940। गोलमेज सम्मेलन से ध्यान दीजिएगा, जो जो पॉइंट बोले हैं बस याद करिएगा, उससे भाजल नहीं पूछता है। हाँ, याद बताएं सबसे ज्यादा क्वेश्चन कि कांग्रेस किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो 1931 दूसरा। कौन प्रतिनिधि बन के गए, महात्मा गांधी। यही लॉर्ड गांधी इरविन समझौता के बाद, गांधी इरविन समझौता के बाद। अगस्त प्रस्ताव 1940। पाकिस्तान का मांग भी 1940। क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन 1942। अब क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष क्रिप्स, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा, इतना पॉइंट अगर आप याद कर लेते हैं तो आप याद कर समझ लीजिए, SSC GD हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा है, एक प्रश्न इससे आपको जरूर देखने को मिलेगा बच्चों। बस जरूरत है आप इसे बेहतर तरीके से याद कर लीजिए, रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि आज हो सकता है कि आपको याद हो जाए, लेकिन रिवीजन नहीं करेंगे तो आप इसे भुला जाइएगा। तो बच्चों, आज आधुनिक भारत के क्लास को हम समाप्त करते हैं। क्लास आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और जो भी आपका सुझाव हो, विचार हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों के लिए और बेहतर किया जाए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। कल नए टॉपिक के साथ, नए
जोश के साथ नए तरीके से फिर मुलाकात करेंगे हम लोग आप, और मैं उम्मीद करूंगा कि बस इसे आप लोग याद कर लीजिए। तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।